नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिमाचल में फिर हलचल हुई तेज। सीएम सुक्खू ने घर पर मीटिंग के लिए सभी मंत्री विधायकों को बुलाया। संदेशखाली में शाहजहां शेख के घर के आसपास धारा 144 लागू। यूपी भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अखिलेश यादव आज नहीं आएंगे दिल्ली। सीबीआई ने खनन घोटाले में भेजा था समन। किसान आंदोलन में खनौरी बॉर्डर पर मारे गए शुभकरण सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। हेडलाइंस के बाद अब वक्त है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भदोई की, जहां भदोई हाफ मैराथन दौड़ेगा। भदोई मतदान के लिए कार्यक्रम का हुआ समापन। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी। और बात होगी सिद्धार्थ नगर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त की जारी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में 100% मतदान के लिए प्रतिबद्ध जनपद भदोई में स्वीप के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप एवं युवा फ्रेंड फाउंडेशन द्वारा आयोजित भदोई हाफ मैराथन दौड़ेगा। भदोई मतदान के लिए भव्य व शानदार सफल समापन पर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जानकारी दी है। ये आज का कार्यक्रम क्या रहा, क्या मैसेज? स्वीप भदोई और भदोई हाफ मैराथन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तत्वाधान में आज 11 संस्करण 11th एडिशन भदोई हाफ मैराथन का ऑर्गेनाइज किया गया 28 फरवरी को, और करीब 650 युवाओं ने इसमें प्रतिभाग किया। आशा ये था कि न केवल इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री का संदेश है कि हम लोगों को युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ना है और भारत को स्पोर्ट्स की एक लीडिंग शक्ति बनाना है, ग्लोबल शक्ति बनाना है, उसके साथ साथ ये भी था कि हम लोग मतदान में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और उनका प्रतिभाग सुनिश्चित करवाएं, जिससे कि चूँकि लोकतंत्र की जो असली शक्ति है वो इन दोनों के पार्टिसिपेंट्स में ही निहित है। तो एक सफल और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया एक बहुत अच्छे टाइमिंग में। आज करीब 21 युवाओं को उसमें से प्रोत्साहन राशि भी दी गई और उनको सम्मानित भी किया गया। कुल मिलाकर ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा और इसको हम कोशिश करेंगे कि अगले साल और बेहतर ये कार्यक्रम बने। पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को और सभी विजेताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भदोई से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दानिश आजाद अंसारी पहुंचे। पसमानदा मुस्लिम की बात सरकार के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पसमानदा मुस्लिमों ने भाग लिया। मंत्री ने सरकार की योजनाएं गिनाई। पसमानदा समाज के उत्थान की बात पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पसमानदा समाज के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। उक्त बातें अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दानिश आजाद अंसारी ने कही। जी बताएंगे क्या रहा? देखिए, जनपद बुलंदशहर में इस पसमानदा पंचायत में आज मैं शामिल हुआ और मैं ये खुले मंच से कहता हूं कि पसमानदा समाज के उत्थान की बात पहली बार अगर किसी ने की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। पसमानदा समाज के उत्थान की चिंता हमेशा मुस्लिम समाज के बीच रही, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कभी भी पसमानदा समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुले मंच और खुले मन से पसमानदा उत्थान की बात कही और न केवल कही बल्कि धरातल पे उसके लिए काम भी किया। आज आप देखिए तमाम जो माइनॉरिटी के इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मदरसों के तालीम को हमने बेहतर किया, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में हमने विकास का काम किया। तमाम योजनाओं का लाभ पिछड़े पसमानदाओं को मिल रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे निःशुल्क राशन हो। तो हम ये कह सकते हैं कि पसमानदा उत्थान को तालीम से, तरक्की से, रोजगार से, उनके उद्योग से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया उस पर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। गणेश भाई, आप तो कह रहे हैं कि मदरसों के लिए काम किया, लेकिन मदरसे वाले तो परेशान के उनके रजिस्ट्रेशन के लिए दुनिया भर की शर्तें लगाई गई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया
पारदर्शी तरीके से उसकी व्यवस्थाएं चले। मदरसा शिक्षा के माध्यम से हम अपने मुस्लिम नौजवानों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराए। दीन इस्लाम के साथ साथ हमारा नौजवान आधुनिक शिक्षा का हिस्सा बने, इस लक्ष्य के साथ हमने काम किया। उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, मदरसे के रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। मैंने किस तरह का रजिस्ट्रेशन? जिसे सरकार करा रही है उनमें संख्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या लिखाया जा रहा है, और इस तरीके के सर्वे करा रही है, एक तरीके से ऑडिट भी हो रहा है। अगर क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में, अगर सरकार जो है उनको इंग्लिश मीडियम का कोर्स पढ़ाना चाहती है दीन इस्लाम के साथ, तो मुझे नहीं लगता किसी भी मुसलमान को इससे आपत्ति है। अगर सरकार ये कराना चाहती है कि गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन माइनॉरिटीज को मिले, तो मुझे नहीं लगता किसी भी मुसलमान को इससे आपत्ति है। अगर सरकार ये चाहती है कि हमारा आम मुस्लिम नौजवान जो उन मदरसों में पढ़ने जाता है, उन मदरसों से पढ़ के समाज के मुख्य धारा से जुड़े, तो मुझे नहीं लगता किसी भी मुसलमान को इससे कोई आपत्ति है। आज हम बेहतर व्यवस्था, बेहतर सुविधा हमने मदरसों में दिया, पारदर्शी व्यवस्था मदरसों में है। और उत्तर प्रदेश के हमारे जो 16,531 मदरसे हैं, हर मदरसों को अच्छी व्यवस्था और अच्छी मूलभूत सुविधाओं से हम जोड़ रहे हैं। फंडिंग सोर्सेज पे इसके सवाल हमने पूछे गए थे, सबने जवाब दे दिया। इसमें कोई गलत नहीं है। अगर हम पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं, एक मिनिस्टर भी, एक विधायक भी, एक आम आदमी भी अपना ITR भरता है, ये इसका टैक्स देता है। तो अगर ये नॉर्मल चीजें अगर कोई भी कर रहा है तो इससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और मदरसों को हमेशा हमने बेहतर सुविधा दी, मदरसों को विकास के टारगेट से हमने आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के किसी भी मदरसे को हमने कोई आंच नहीं आने दी। मदरसे की व्यवस्थाओं को हमने बेहतर किया, मदरसों को हमने सुचारू किया। ये हमारी योगी सरकार की सकारात्मक नीति का एक नतीजा है। मंत्री जी, आप जो आए हैं, ये अब से पहले एक पहला दौरा आपका जनपद में है और ये लोकसभा चुनाव के ठीक समय पर आप आए हैं, तो यह पसमानदा समाज की चिंता है या भाजपा की लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों की वोट दिलाने की आपको चिंता है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के हर जनपद में लगातार अल्पसंख्यक पासमानदा समाज के बीच में जा रहे हैं। अभी हम शामली में इसके बाद जाएंगे। इससे पहले हम दादरी से होकर आए हैं। पिछले हफ्ते हम बनारस में थे, उसके पिछले महीने हम गाजीपुर में थे, उसके पिछले महीने हम सिद्धार्थनगर में थे। तो उत्तर प्रदेश 75 जनपद हैं और हर जनपद में पहुंचना ये हमारा लक्ष्य है। आज आप देखिए, योगी और मोदी सरकार के मंत्री हर जनपद में पहुंच रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। पहले की सरकारों में, सपा की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में आप सब ने देखा किस तरीके से उनके मंत्री, उनके विधायक केवल सीमित दायरे तक अपने आप को उन्होंने बांध के रखा था और केवल वो मुस्लिमों के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करते थे। लेकिन मोदी सरकार, योगी सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। हम धरातल पे उतर के मुस्लिम समाज से संवाद करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनके सवालों को सुनते हैं, उनके सुझावों को मानते हैं और सरकार की सार्थक नीतियां उन तक पहुंचाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि कितना प्रतिशत मुस्लिम समाज भाजपा को वोट कर पाएगा? आज मुस्लिम समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास है और ये विश्वास इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और योगी सरकार ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया। चाहे उनकी तालीम की बात हो, चाहे उनकी तरक्की की बात हो, चाहे उनके रोजगार की बात हो, हर कसौटी पे मोदी और योगी सरकार मुसलमानों के खरी उतरी। मंत्री जी, आप तो मोदी जी, योगी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ना तो अल्पसंख्यक उसका संगठन, ये पार्टी का कार्यक्रम होता तो ये चुनावी कार्यक्रम लगता आपको। आपने अपने सवाल का जवाब खुद दिया कि ये आम मुसलमान खुद हमें बुला रहा है और वो खुद हमसे संवाद कर रहा है और खुद ये कह रहा है कि मेरी ये समस्या है, इस समस्या को दूर करो। और हम मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, राजनीतिक रूप से नहीं, हम सामाजिक रूप से जाके उनकी समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी, मुस्लिम और भाजपा के बीच की जो दूरी देखी गई है, क्या वो कम हो रही है अब? क्या निश्चित तौर पे आज 2023 का निकाय चुनाव अगर आप देखेंगे जो पिछले साल हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। हमारे 1 दर्जन से अधिक चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल और मुस्लिम समाज के लोग जीत के आए। 80 से अधिक सभासद और पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत के आए। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया, उनको वोट भी दिया। दानिश अंसारी भी उसी दूरी को कल कर रहे हैं? निश्चित तौर पे हम मोदी जी के विजन को, योगी जी के विजन को धरातल ले जा रहे हैं। और दानिश अंसारी इसी कौम का बच्चा है, इसी कौम का नौजवान है, इसी कौम के बीच से निकला है और इसी कौम की खिदमत के लिए काम कर रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। मोतिहारी के तुर्कौलिया सेमरा टोला परशुरामपुर स्टेडियम में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच बिहार के मुजफ्फरपुर फुटबॉल क्लब और यूपी के टाउन महिला फुटबॉल क्लब गोरखपुर के बीच खेला गया। मैच का उद्घाटन कमेटी के अध्यक्ष सह समाजसेवी कमरुद्दीन अंसारी, उपाध्यक्ष सह मुखिया संघ अध्यक्ष सुनील टाइगर, मुखिया रामजन्म पासवान, जिप प्रतिनिधि हेमंत किशोर वर्मा,
पूर्व प्रमुख संजय सिंह और एबी हॉस्पिटल की डायरेक्टर सह पूर्व मुखिया बेबी आलम ने किया। उद्घाटन के पहले अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय पत्र प्राप्त किया। खेल शुरू होते ही यूपी टीम के जर्सी नंबर 10 मनीषा ने 8वें मिनट पर मुजफ्फरपुर में एक गोल दागकर मैच को काफी रोमांचक बना दिया। फाइनल मैच में पहला गोल करके यूपी ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी, लेकिन कुछ देर बाद मुजफ्फरपुर की टीम के सफाली ने 31वें मिनट पर यूपी टीम में एक गोल दागकर खेल को बराबरी पर ला दिया। खेल अपने शबाब की तरह बढ़ने लगा। मध्यांतर के बाद शानदार खेल खेलते हुए यूपी टीम के गंगा ने 34वें मिनट पर मुजफ्फरपुर में गोल दागकर जीत सुनिश्चित कर दी। इस प्रकार यूपी टीम ने शील्ड पर कब्जा कर लिया। विजेता और उपविजेता टीम के कैप्टन को कमरुद्दीन अंसारी, संजय सिंह, सुनील टाइगर, हेमंत किशोर वर्मा और बेबी आलम ने शील्ड प्रदान किया। बेस्ट 22 का पुरस्कार डॉक्टर जहांगीर द्वारा मुजफ्फरपुर के रूबी को दिया गया। खेल में बेहतर प्रदर्शन करने पर यूपी टीम के जर्सी नंबर 10 मनीषा को एबी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर बेबी आलम ने 1000 की प्रोत्साहन राशि देकर हिम्मत अफजाई की। सभी खिलाड़ियों को मेडल, वांग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। रेफरी की भूमिका में मुजीबुर रहमान, सहायक रेफरी वकार इब्राहिम, मनदीप चौरसिया और ऑफिशियली स्कोरर के रूप में अनमोल कुमार उपस्थित थे। कमेंटेटर की भूमिका नौशाद आलम ने निभाई। मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में मुखिया रामजन्म पासवान, अशरफ आलम, जाकिर हुसैन, कैसर खालिद, बबलू मियां, मुजफ्फर आलम, सागर मोटर्स के आफ्ताब आलम, सरपंच सिकंदर पासवान आदि मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 16वीं किश्त वितरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण एवं जायद गोष्ठी कृषि विभाग बर्डपुर के तत्वाधान में विकास खंड के सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करते ही विकास खंड बर्डपुर के 20,000 से अधिक किसानों सहित देश के करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित हुई। सभागार में उपस्थित किसानों के खाते में सम्मान निधि की किश्त 2,000 रुपए के रूप में पहुंचते ही किसानों के चेहरे खिल उठे और मोदी मोदी के जयकारे गूंजने लगे। इस दौरान भाजपा नेता सदस्य स्टेशन सलाहकार समिति पूर्वोत्तर रेलवे नितेश पांडे ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान सम्मान निधि को वरदान साबित होना बताया। इस दौरान किसान मोर्चा अध्यक्ष विवेक गोस्वामी, फूलचंद जायसवाल, राकेश मिश्रा, अजीत वर्मा, भोला, विनोद पटेल, प्रशांत सिंह, विमल कुमार, लक्ष्मण कुमार, राकेश चंद्रा आदि लोग उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के चोपन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जंगल में पहाड़ पर मिले अज्ञात महिला के हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्यारोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल बरामद किया है। मामले का खुलासा सीओ सिटी राहुल पांडे ने किया। बता दें कि बीते दिनों चोपन थाना क्षेत्र के महुआव कला गांव के महुअर झोर घने जंगल में पहाड़ियों के बीचों बीच एक अज्ञात युवती का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी, पर पुलिस के काफी कोशिशों के बाद भी महिला का चेहरा बुरी तरह से नष्ट होने की वजह से पहचान नहीं हो सकी थी। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सीओ सिटी राहुल पांडे ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज थाना चोपन पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनांक 24 तारीख को जो एक महिला का अज्ञात शव मिला था महुआव कला गांव की पहाड़ी के ऊपर, उसके उपलक्ष्य में रखी गई है। महुआव कला गांव में जो अज्ञात युवती का लगभग 19 वर्ष की युवती का शव मिला था, उसकी पहचान भवाईज की आरती के रूप में हुई है। दिनांक 27 तारीख को उसके पिता को जरिए व्हाट्सएप एवं अन्य संसाधनों से मृतका की फोटोग्राफ प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर उसने अपनी पुत्री को पहचाना। थाना चोपन की पुलिस के द्वारा और अधिक गहनता से विश्लेषण करते हुए यह जानकारी हुई कि उक्त लड़की की मृत्यु के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी, जो कि महुआव कला का ही रहने वाला है। दोनों में पहले से अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। उसी रिलेशनशिप के आधार पर उस लड़की के द्वारा शिवमधर दुबे पर शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था। शिवमधर दुबे इसके लिए राजी नहीं था। उसने दिनांक 24 तारीख को जरिए फ़ोन आरती को महुआव कला गांव की पहाड़ी के पास बुलाया और शाम को 6 बजे के लगभग वहीं पर धक्का दे दिया। गिरने से उसे चोट आई। बाद में वहीं पास में रखे एक पत्थर से उसके सर पर वार करके
उसकी मृत्यु कारित कर दी। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको अगले न्यूज बुलेटिन में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की खबरों से भी करवाएंगे रूबरू।